आपको पता है, तो n का वैल्यू तो 3 हो गया स्टीरियोजेनिक एरिया। n का वैल्यू अगर 3 है तो स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे? स्टीरियो आइसोमर, टोटल स्टीरियो आइसोमर होते हैं 2n-1, 4 आएंगे। तो 4 तो आएंगे, बट कौन कौन से आएंगे वो ड्रॉ करना सीखते हैं पहले। तो पहले मैंने पहले वाले ऑप्शन में सभी OH को सेम साइड रख दिया, और मैंने कल आपको बताया भी था कि ये जो ऊपर वाला है इसका कॉन्फ़िगरेशन R है, सॉरी ऊपर वाले का कॉन्फ़िगरेशन S है, नीचे वाले का R है, और जो बीच वाला है ना उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे? इधर H है, इधर OH है, ऊपर S है, यहाँ पे R है। तो आप कैसे करेंगे? इसको 1 बोलेंगे क्योंकि R का प्रायोरिटी S से ज्यादा होता है, तो इसको 2 बोलेंगे, इसको 3, इसको 4, फिर 1 से 2 से 3 गए क्लॉकवाइज, बट क्योंकि 4 हॉरिजॉन्टल पे है तो एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, तो ये S हो जाएगा। पहले वाला जो मैंने बनाया है उसमें क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, उसके अंदर पीओएस प्रेजेंट है पहले वाले में। तो क्योंकि पहले वाले में पीओएस प्रेजेंट है तो ये एक मीजो कंपाउंड है, क्योंकि कायरल कार्बन तो इसमें है ही, बट इसमें पीओएस प्रेजेंट होने की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ये मीजो कंपाउंड है। तो दूसरे वाले कंपाउंड में आप ये जो बीच वाली लाइन है, जो सेकंड कायरल कार्बन है OH और H, उसको एक्सचेंज कर दो, तो अभी भी पीओएस एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, अभी भी ये कंपाउंड मीजो ही रहेगा, बट दोनों कंपाउंड तो डिफरेंट है, राइट? क्योंकि अभी सेकंड वाले एग्जांपल में ये S है, अगर ये R है तो बीच वाला R बन गया है, क्योंकि आपने एक एक्सचेंज कर दिया बीच वाले कायरल कार्बन पे, दोनों डिफरेंट है। तीसरा कैसे बनाया मैंने? क्या बोल रहे? 2 OH इन सेकेंड। ओ अच्छा, वो मिस्टेक किया मैंने, H आएगा लेफ्ट में, है ना, इधर H में। बेटा पहले तो ऐसा किया कि तीनों OH सेम साइड, फिर ऊपर वाला और नीचे वाला OH सेम था, पीछे वाले OH को इधर चेंज कर दिया, बस ये दो बनाए मैंने, दो बनाए, दोनों ही मीजो कंपाउंड है, देख लेना आप, दोनों ही मीजो कंपाउंड है। फिर उसके बाद रुको, फिर मैं बनाता हूँ वापस। उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद आप क्या करेंगे? ये तो सेम रखेंगे बिल्कुल, सेकंड और थर्ड कायरल कार्बन को दो, पहले वाले को चेंज कर दो, किसी एक को चेंज करके देखो ना। आपने चेंज कर दिया इसको, H और OH कर दिया। मैं फर्स्ट वाले से कंपेयर कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में पहले वाले कायरल कार्बन को चेंज किया, दूसरे को किया तो दो अलग अलग मिल गए मीजो मीजो। पहले वाले को चेंज किया, पहले को करो या तीसरे को करो, बात तो सेम ही है क्योंकि आइडेंटिकल है, तो पहले को कर दो। तो जैसे ही पहले को किया, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव आ गया क्योंकि इसमें कोई पीओएस सीओएस नहीं है। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव आ गया तो इसका मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करेगा। इसका मिरर इमेज मैंने बना दिया राइट में, देखो ये H हो गया, ये OH हो गया, ये मिरर इमेज बना दिया। तो ये टोटल 4 कंपाउंड जो आपको पता थे ना, 4 कौन कौन से मिलेंगे, वो आपको पता चल गए कि दो तो मीजो है, मीजो 1 मीजो 2, और एक होगा इनेंशियोमर। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद कितने कंपाउंड मिलेंगे? 3 मिलेंगे। बोल सकते हैं कि इसमें दो तो ऑप्टिकली एक्टिव है, दो ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऐसा बोल सकते हैं। समझ आ गई बात है? डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते थे आप, आपको पता था, आपको पता था ना यार, देखो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, ये स्ट्रक्चर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। डी और एल के लिए फॉर्मूला क्या था? 2 की पावर -1 -2 की पावर -1। मीजो के लिए फॉर्मूला क्या था? 2 की पावर p-1। टोटल के लिए क्या था? 2 की पावर n-1। एन पता ही है 3 है, आंसर निकाल लो, तीनों आंसर आ जाएंगे आपके कि ऑप्टिकल एक्टिव कितने, ऑप्टिकल इनएक्टिव कितने, टोटल कितने, सिंपल। ये तो मैंने बनाना सिखाया आपको कि 4 कौन कौन से बनेंगे। या तो पहले कार्बन पर चेंज करो, दो दूसरे अलग थे, मीजो थे।
देखो जिसने कहा कि सेकंड वाला मीजो कैसा है, तो बेटा सेकंड वाले में पीओएस एग्जिस्ट कर रहा है, सिंपल सी बात है, पीओएस एग्जिस्ट कर रहा है, कायरल कार्बन है ही उसमें। और पीओएस कौन सा वाला है, मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। मैंने क्या बोला, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर 4 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, इसके लिए आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज करते तो भी पता चल जाता। 4 में से कितने डी और एल होंगे, कितने मीजो होंगे, ये भी पता चल जाता आपको। मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया कि 4 कौन कौन से बनेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया क्योंकि क्योंकि ये जो ट्रिक है ना, सिर्फ इतना बताने के लिए कि आर का प्रायोरिटी एस से ज्यादा है, ये बताने के लिए मैंने चारों केसेस बनाए कि ऊपर एस आ गया नीचे आर आ गया, प्रायोरिटी किसको दे, दोनों तो सेम दिख रहा है, आर को प्रायोरिटी देंगे इससे। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो आई थिंक ये क्लियर होता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, क्या इसमें स्यूडो कायरल कार्बन है, बिल्कुल है। ये स्टीरिक एरिया है, ये कायरल कार्बन है, ये स्टीरियोजेनिक एरिया है। तो बीच वाला क्या है, स्यूडो कायरल सेंटर है। अच्छा, लेफ्ट वाला ई हो सकता है, राइट वाला ई हो सकता है, लेफ्ट वाला जेड हो सकता है, राइट वाला जेड हो सकता है। ये ई होगा, ये जेड होगा, ये जेड होगा, ये ई होगा। पहली बात तो 3 कायरल सेंटर है, तो टोटल स्टीरियोइसोमर कितने बनेंगे, 2n-1। अब 2 3 - 1 4 बनेंगे। कौन कौन से 4 बनेंगे, चारों बना के दिखा दिए मैंने। राइट, हाँ ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ क्या, ई और ई है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा बेटा बीच में। ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, बिल्कुल मीजो बोलेंगे। ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, जैसे अभी पहले बताया। ठीक है, समझ आ गई बातें, हाँ या ना बोलिए जल्दी। फॉर्मूला भी लगाते तो भी आंसर मिल जाता आपको। ओके, 3 and 4 इन एंशोमर बेटा, बिल्कुल 3 and 4 इन एंशोमर है। किस तरीके से एंशोमर है ये देख, ये देख कैसे बनाया मैंने, सिसो ट्रांस जैसा। ठीक है, ये ई है, ये जेड है ना। अब बनूंगा इधर, थोड़ा सही से बनाना पड़ेगा। ये हो गया, और इधर ये ई हो गया, जेड हो गया। थर्ड और फोर्थ बनाया, देख मिरर इमेज है दोनों एक दूसरे की। ये तो कायरल कार्बन है ही ना बेटा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, दोनों दूसरे की मिरर इमेज है, दोनों इनेंशियोमर होंगे। कुछ नहीं दिख रहा क्या, 2 मिनट यार। इनेंशियोमर है, अभी विजिबल है, दिख रहा है पूरा, किसी ने तो बोला है दिख रहा है, जानवी बोल रही है कि क्लियरली दिख रहा है। वेद भी बोल रहा है, वेट कीजिए थोड़ा। देखिए फिर से दिख रहा है क्या, ठीक है, कामत अभी दिख रहा है आपको, पूरा सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, राइट। हाँ, ओके गुड।
ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो ये फॉर्मूला लिखा था मैंने स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट करने का, टोटल राइट, इस फॉर्मूले का एक एक्सेप्शन है। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बीच में एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सेंटर है, राइट, ऐसा है ना। दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के सेंटर के बीच में एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सेंटर। इस फॉर्मूले का जो एक्सेप्शन है वो है केस नंबर 3, जहां पे क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बीच में एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सेंटर है, जैसे ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब ध्यान से सुनना, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एक्सेप्शन है, क्योंकि टोटल स्टीरियोजेनिक एरिया 3 है, तो स्टीरियो आइसोमर टोटल कितने आने चाहिए, 4 आने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, 4 नहीं होता, 4 नहीं होता। टोटल कितने होते हैं मैं बताऊंगा। तो देखो बीच वाला पाई बॉन्ड है, उसके अबाउट पहले सिस बनाओ और ट्रांस बनाओ। सिस में क्या कर सकते हैं, सिस में आप ये कर सकते हैं कि इसको आर और आर बना दो, इसको आर और एस बना दो, इसको एस और आर बना दो, इसको एस और एस बना दो। 4 बना सकते हो ना सिस में। ट्रांस में भी 4 बनाएंगे, बना के देखेंगे, क्या पता कोई रिपीट ना हो जाए, राइट। तो मैंने बनाया, मैंने पहले इसमें ये जो लेफ्ट वाला है ये ऐसे आप देख लेना, और ये आर है मैंने बनाया। अब जैसे ही मैंने एस और आर बनाया, मुझे पता चल गया कि यार ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है यहाँ पे। तो एस का मिरर इमेज आर होता है, ये पीओएस है। तो इसका जो दूसरा बनेगा, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, आर और एस वाला ना। ये और वो दोनों सेम ही होंगे, क्योंकि ऑप्टिकली इनेक्टिव है ना, ये ऑप्टिकली इनेक्टिव का मिरर इमेज तो आइडेंटिकल होता है। तो मैंने बोल दिया कि यार ये तो मीजो हो गया। रही बात अब सेकंड में, इसको तो ऐसे ही रखा मैंने, राइट वाले का एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके इसको एस बना दिया। क्या ये ऑप्टिकली इनेक्टिव है, नहीं, इसमें कोई पीओएस सीओएस नहीं है, कोई पीओएस नहीं है, कोई सीओएस नहीं है, तो ये ऑप्टिकली इसका इमेज भी एग्जिस्ट करेगा। तो कौन कौन से 3 बने इसमें, इसमें एस और आर वाला बना, एस और एस वाला बना, और आर वाला बना। सिंपल, ये 3 बनेंगे, ठीक है। वैसे ट्रांस में देखेंगे, ट्रांस में इसका कॉन्फ़िगरेशन एस बनाया, ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आर बनाया। ट्रांस में इसका, अभी इसके अंदर ये जो क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन बन गया है, यहाँ पे ये पॉइंट अगर आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है बेटा, क्योंकि इधर ओ एच अंदर बाहर, एच बाहर, इधर एच है, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री, और सिमेट्री होने की वजह से ऑप्टिकली इनेक्टिव है, मतलब ये मीजो कंपाउंड है। एक मिनट में फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। आई थिंक आपको इतना तो क्लियर हुआ कि इसमें 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, राइट। सिस वाले 3 स्ट्रक्चर आपको क्लियर है, हाँ, ठीक है। ट्रांस में ने क्या किया, एस और आर वाला लिखा हुआ है आपके सामने। ये जो ट्रांस बन रहा है बेटा, इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये ऑप्टिकली इनेक्टिव कंपाउंड है। ये पहला ऐसा, देखो ऑप्टिकली इनेक्टिव है, कायरल कार्बन होने के बाद भी ऑप्टिकली इनेक्टिव है, मतलब ये मीजो है, राइट। आपको पता ही है ना मीजो का डेफिनेशन क्या होता है, कि कोई भी कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन हो और उसके अंदर पीओएस या सीओएस कुछ भी आ जाए तो वो मीजो होता है, ये मीजो है। बट ये पहला ऐसा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं जो मीजो है सेंटर ऑफ सिमेट्री की वजह से। अदरवाइज जितने भी एग्जाम्पल हमने देखे वो मीजो बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री था बेटा, है ना। जितने भी एग्जाम्पल देखे सब प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से थे। ये फर्स्ट ऐसा एग्जाम्पल है जिसको जो है मीजो ड्यू टू सेंटर ऑफ सिमेट्री, लिख लेंगे इसको कहीं पे आप। मीजो है तो इसका तो मिरर इमेज बनाने का कोई मतलब नहीं बनता, वो तो आइडेंटिकल ही होगा, क्योंकि ऑप्टिकली इनेक्टिव है। दूसरे में मैंने क्या किया, इसको तो ऐसे ही रखा, इसको आर कर, इसको एस बना दिया पहले को भी। तो होगा क्या बेटा, ऊपर वाले को मैंने एस कर दिया, तो यहाँ पे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, राइट। यहाँ पे कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो बेटा ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा आर और आर वाला, तो यहाँ पे भी 3 कौन कौन से,
एस और आर वाला, एक एस और एस वाला बन गया, एक आर वाला बन गया, यहाँ पे भी तो टोटल कितने हो गए बेटा? टोटल सीरीज आइसोमर कितने हो गए? जबकि फॉर्मूले 4 आ रहे थे, तो फॉर्मूला यहाँ पे फेल हो गया। ठीक है, तो ये कैसा कैसे जो याद रखेंगे एज ए एक्सेप्शन आप। ठीक है, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ट्रांस में भी 4 केसेस बनते, एस आर, आर एस, एस एस, आर आर, तो 4 केसेस बनेंगे ना ट्रांस में भी। तो ये दोनों तो होते हैं आइडेंटिकल, तो इन दोनों को एक ही मानेंगे। ये अलग है, ये अलग है, तो 3 बन गए टोटल। ऐसे याद रख लो। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो। आइडेंटिकल क्यों है दोनों, एस आर और आर एस आइडेंटिकल क्यों है दोनों? क्योंकि मीजो है, मीजो कंपाउंड और उसका मिरर इमेज आइडेंटिकल ही होते हैं, इसलिए। ठीक है, ये सब क्लियर हुआ आपको? एक्सेप्शन है, याद रखेंगे। ठीक है, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा मिल रहा है यहाँ पे। 4 हमने एक्सपेक्ट किया था फ्रॉम द फॉर्मूला, बट हमको टोटल सीरियो आइसोमर 6 मिल रहे हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट ट्रांस स्ट्रक्चर में कोई करेक्शन है क्या बेटा? पहले वाले ट्रांस स्ट्रक्चर में करेक्शन है क्या? नहीं है, कोई करेक्शन नहीं है बेटा, सही बना है। पहले वाला जो ट्रांस बनाया मैंने वो बिल्कुल सही बनाया है। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोलने वाला हूँ। अच्छा एक बात मुझे बताइए, आप लोगों ने कल मैंने एक बाइसाइक्लो कंपाउंड वाला क्वेश्चन आपको दिया था। मैंने क्वेश्चन जो दिया था मैं वापस से लिख रहा हूँ उसको। मैंने सिर्फ इतना दिया था, मैंने पूछा था इसके कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। इसमें इसमें टोटल कायरल कार्बन कितने हैं? चलो अभी एक और बना दिया। अभी कायरल कार्बन कितने हैं इसमें? 3 कायरल कार्बन है, 1 2 एंड 3, राइट। हम्म, एक बात मुझे बताइए कि अगर ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये दो ही अगर ये नहीं, जस्ट मिनट, अगर ये ऐसा ही स्ट्रक्चर होता तो क्या इस स्ट्रक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं है सर, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। और ये अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो ये नहीं है, दो कंपाउंड है, ये और इसका मिरर इमेज दोनों अलग अलग होंगे, राइट। ये तो आपको पता चल गया कि जो दिख रहा है वो एक नहीं, एक्चुअली में दो कंपाउंड है। अब अगर मैंने यहाँ पे मिथाइल लगा दिया बेटा, तो ये मिथाइल तो इस मिथाइल के अबाउट यहाँ पे तो कॉन्फ़िगरेशन आर या एस दोनों हो सकता है ना। यहाँ पे मिथाइल अगर मैंने लगा दिया तो यहाँ पे आर और एस दोनों कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। मतलब इस वाले स्ट्रक्चर में आर और एस आएगा, और इसका जो मिरर इमेज बनेगा उसमें भी आर और एस का कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो टोटल कितने बन गए? टोटल कितने? 4 बन गए, एग्जैक्टली 4 बन गए। टोटल स्टीरियोआइसोमर्स के कितने बन गए? 4 बन गए। कि एक तो इसमें 2 बन गए और इसके मिरर इमेज में भी 2 बनेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बताया आर एंड एस, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है डी एंड एल। कैपिटल डी और कैपिटल डिफरेंट है। मैंने आपको बोला स्मॉल डी और स्मॉल एल एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। नो डाउट कैपिटल डी और कैपिटल एल भी एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, बट ये सब आप एक्सपेरिमेंटली पता करते हैं, स्मॉल डी और स्मॉल एल। ठीक है, एक्सपेरिमेंट पता चलता है, देख के नहीं बता सकते स्मॉल डी और स्मॉल एल। बट कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। ये बहुत पहले यूज किया जाता था सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के लिए, या कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट या उसके डेरिवेटिव के लिए। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है तो किसी स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा।
इन्होंने एक स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल सेलेक्ट किया, सबसे स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड ये है CHO, CH2OH, OH और H। सबसे पहले तो देखो जो मॉलिक्यूल सेलेक्ट किया है उसका फिशर जो बना हुआ है वो स्टैंडर्ड फिशर बना हुआ है। आप हमेशा स्टैंडर्ड फिशर बना के रखेंगे, स्टैंडर्ड फिशर बना हुआ है। और स्टैंडर्ड फिशर में फिर उन्होंने बोला कि अब कॉन्फ़िगरेशन का नाम कैसे देते हैं। अगर OH राइट में है तो कैपिटल D, अगर OH लेफ्ट में है तो कैपिटल L। तो ये हो गया डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। और इसका जो मिरर इमेज बनेगा उसमें OH लेफ्ट में और H राइट में वो होगा L ग्लिसरॉल्डिहाइड। यहाँ तो एक ही कायरल कार्बन था। देखो डी और एल का सिंपल सा लॉजिक है, पहले आप स्टैंडर्ड फिशर बनाएंगे। ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज किया जाता है। आप पहले स्टैंडर्ड फिशर बनाएंगे और स्टैंडर्ड फिशर में जैसे ये जो स्टैंडर्ड फिशर बना हुआ है ग्लिसरॉल्डिहाइड का, इसमें आपने कायरल कार्बन को देखा। अगर OH राइट में है तो डी बोलेंगे, लेफ्ट में है तो एल बोलेंगे, सिंपल। बट सर यहाँ पे तो एक ही कायरल कार्बन था तो बहुत आसान था। अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन होते तो क्या करेंगे? तो बेटा पहले रूल्स देख लो सब। करना क्या है आपको, गेट दी स्टैंडर्ड फिशर। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फिशर बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फिशर बनाएंगे, फिर उसके बाद आपको कौन सा कार्बन देखना है, बॉटम मोस्ट कार्बन, बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन, बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन आपको देखना है बेटा, ठीक है। बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन देखना है। बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन में अगर OH राइट में आ गया तो, OH राइट में आ गया तो डी, अगर OH लेफ्ट में आ गया तो उसको बोल देंगे एल, ठीक है। बस यही है। एक से ज्यादा कायरल कार्बन होंगे तो पहले स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फिशर बनाइए, फिर बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन को देखिए, OH राइट में है तो डी, OH लेफ्ट में है तो एल हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए। नहीं सी, सब कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, RS डिफरेंट है, DL डिफरेंट है, स्मॉल डी स्मॉल एल डिफरेंट है, तीनों डिफरेंट है। चलिए एक काम कीजिए, पहले मुझे इसका इसका बताइए कि ये क्या होगा। मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ और मुझे आप उसका कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, पहले स्टैंडर्ड फिशर बनाएंगे। स्टैंडर्ड फिशर में क्या होता है, प्रिंसिपल चेन वर्टिकल लाइन पे होता है, और वो भी प्रिंसिपल जो नंबर 1 है वो ऊपर वाले कार्बन को दिया जाता है, ऊपर से नीचे नंबरिंग होता है। फिर आप लास्ट वाले कायरल कार्बन को देखेंगे, OH राइट में है तो डी, OH लेफ्ट में है तो एल बोल देंगे। तो वैसे कीजिए सॉल्व इसको। देखो अब करना क्या है, पहले तो CH2OH को ऊपर लेके जाओ, इधर OH आएगा, इधर OH और H, मैंने दो एक्सचेंज कर दिए ऊपर, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे CHO को लेके आओ, इधर H और OH दो एक्सचेंज कर दिए, बीच वाले जो भी है फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये स्टैंडर्ड फिशर नहीं बोलेंगे अभी इसको, क्योंकि नीचे से नंबरिंग स्टार्ट हो रहा है, तो इसको पूरे को रोटेट करो 180 डिग्री, है ना। CHO को ऊपर लेके आओ, CH2OH को नीचे लेके आओ। लास्ट कायरल कार्बन कौन सा होगा, सिर्फ वन, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है। फिफ्थ वाला कार्बन लास्ट कायरल कार्बन है, तो फिफ्थ वाले कार्बन पे क्या हो जाएगा बेटा, रोटेट करने से OH राइट में आ जाएगा और H लेफ्ट में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये डी है, ये डी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसे यहाँ पे भी करेंगे। CHO को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। OH को नीचे लेके आया, एक बार चेंज किया, फिर से OH और CH2OH को चेंज कर दो, तो यहाँ पे CH2OH आ गया, यहाँ पे OH आ गया। तो देखो OH राइट में है तो इसको बोल देंगे सर ये डी है, ठीक है।
बेटा यार एक सिंपल सी लाइन जो है वो क्यों नहीं समझ आती हम लोगों को। स्टैंडर्ड फिशर बनाने के बाद लास्ट कायरल कार्बन में OH देखना है, राइट में है तो D, लेफ्ट में है तो L। सिंपल ना यार, क्यों रॉकेट साइंस बना देते हो फालतू में तुम लोग। यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है। ये H है, ये H है, ये OH है और ये H है। अब बताओ ये क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होगा। ये ग्लूकोज है, पता होना चाहिए। इसको बोलेंगे डी ग्लूकोज। कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाले को देखेंगे, डी है, ये डी है। इसका जो मिरर इमेज बनेगा ना, इसका मिरर इमेज होगा एल ग्लूकोज। समझ रहे हो आप, इसका मिरर इमेज होगा एल ग्लूकोज। तो मिरर इमेज में क्या होगा, सभी के इसकी मिरर इमेज लेंगे। यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, H OH H H, यहाँ पे CHO। कुछ लोग, ये मैंने क्यों लिया, कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में ये सब कुछ ऐसा था, है ना। लास्ट वाले कायरल कार्बन पे अगर OH लेफ्ट में कर दूं और H लेफ्ट में कर दूं तो आप बोलोगे सर ये तो L बना दिया आपने। ये L है, नो डाउट ये L कॉन्फ़िगरेशन है, बट ये ग्लूकोज का L नहीं है बेटा। ये डी ग्लूकोज है, पहले वाला डी ग्लूकोज है, क्लियर है। तो पहले वाले में और तीसरे वाले में मैंने क्या किया, लास्ट कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया बस, और कुछ नहीं। तो ऐसा सोच सकता है कोई स्टूडेंट की सर पहले वाला डी है तो लास्ट वाला L ग्लूकोज होगा, नहीं। डी और L एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। डी और L एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, पहला और तीसरा एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। इसलिए अगर डी बना लो, सिर्फ डी बना लो तो उसका मिरर इमेज ले लो, L अपने आप बन जाएगा। अगर डी आपने बना लिया या L आपने बना लिया तो उसका मिरर इमेज ले लो, दूसरा भी बन जाएगा। ठीक है, नो डाउट ये L है, बट ये L किसी और डी का होगा, ग्लूकोज का नहीं है। नो डाउट थर्ड वाला L है, बट ये किसी दूसरे डी का L है, किसी दूसरे डी का मिरर इमेज है, डी ग्लूकोज का नहीं है। समझ में आ रही बात। ये थोड़ा बाउंसर हो गया, मेरे को लग रहा हाई लेवल था। समझ गए तो बढ़िया। तो 1 2 और 3 में मुझे एक बार बताओ, 1 एंड 3 में क्या रिलेशन है, कोई बताएगा मुझे 1 एंड 3 में क्या रिलेशन है इसी क्वेश्चन में। मैं सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी था, वो नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ताकि स्पेस हमें मिल जाए। 1 एंड 2 में क्या रिलेशन है। डायस्टेरियोमर, बहुत बढ़िया। ऐसा बोलोगे 1 एंड 2 में डायस्टेरियोमर बोलोगे। हाँ, 1 एंड 2 में डायस्टेरियोमर बोलोगे। 1 एंड 3 इनएंशियोमर है बेटा, 1 एंड 2 इनएंशियोमर है। ऑप्टिक इलेक्ट्रिक कंपाउंड का मिरर इमेज, हाँ 1 एंड 3 क्या है बेटा, डायस्टेरियोमर है। 1 एंड 3 डायस्टेरियोमर है। 1 एंड 3 के बारे में एक अच्छी सी बात ध्यान से सुनना। 1 एंड 3 में 4 कायरल कार्बन है। ये एक ऐसे दो कंपाउंड है जिसमें सिर्फ एक कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया है, बाकी सब पे सेम है। बोल सकता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर दो कायरल कार्बन पे चेंज किया होता, दो पे सेम होता तो भी डायस्टेरियोमर ही होता। 3 पे चेंज किया जाता, एक पे एज इट इज रहता तो भी डायस्टेरियोमर ही होता। तो डायस्टेरियोमर में एक स्पेशल स्पेशल टर्म आती है, एपीमर। एपीमर मतलब जब भी सिर्फ एक कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया जाए और बाकी को सेम रखा जाए तो उसे एपीमर बोलते हैं। जब सिर्फ किसी एक कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया जाए, बाकी को सेम रखा जाए, तो उसको एपीमर बोलते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एपीमर भी एक तरीके से डायस्टेरियोमर का ही पार्ट है। एपीमर भी तो डायस्टेरियोमर ही है बेटा। ओके, चलिए मुझे बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है, ऑल एपीमर्स आर डायस्टेरियोमर, सही है क्या। सही है क्या, ऑल डायस्टेरियोमर्स आर एपीमर, ये स्टेटमेंट सही है क्या। नहीं,
क्योंकि डाइस्टेरियोमर में तो एक कायरल कार्बन का भी चेंज कर सकते हैं, 2 का भी कर सकते हैं, 3 का भी कर सकते हैं। बट एपीमर जो है एक स्पेशल टर्म है, वो बोलता है कि सिर्फ एक कायरल कार्बन का चेंज करो तो उसको एपीमर बोलेंगे। अगर अगर मान लीजिए थर्ड कायरल कार्बन का चेंज किया तो उसको C3 एपीमर बोलते हैं, फोर्थ कार्बन का चेंज किया तो C4 एपीमर बोलते हैं। जैसे मैं पहले और तीसरे की बात करूं, पहले और तीसरे में कौन से कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज है? 1 2 3 4 5 6, फिफ्थ कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, तो पहला और तीसरे को C5 एपीमर बोलेंगे। आईयूपीएसी नेमिंग में फिफ्थ कार्बन पे चेंज किया है कॉन्फ़िगरेशन, तो C5 एपीमर बोलेंगे उसे। सिर्फ एपीमर भी बोल दोगे तो भी चलेगा, C5 लिखने की जरूरत नहीं, बट बता दिए मैंने। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। क्या है? बेटा जो लास्ट क्वेश्चन है ना, ये इसमें थर्ड, ये क्वेश्चन ही है बेटा, ये कोई, ये तूने बोला ना कि सर ये स्ट्रक्चर नहीं समझा, ये तो क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन को क्या मैं बोलूं। ये तो मैंने 3 स्ट्रक्चर बनाए और तीनों में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, क्या क्या रिलेशन है। तो क्वेश्चन नहीं समझा मतलब ये तो मैं क्या, इसका तो क्या बता। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बता रहा हूँ मैं तो। पहला दूसरा मिरर इमेज है, कंपेयर करते हैं तो देखते हैं ना डिफरेंस क्या है। पहले और तीसरे में क्या डिफरेंस है? पहले और तीसरे में सब कुछ सेम है, बस लास्ट कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया सर। सेम नहीं है बेटा, ये तो बात है, जहाँ पे बॉक्स बना हुआ है उस बॉक्स को देखना। बॉक्स में एक में OH राइट में, एक में OH लेफ्ट में, बेटा वही तो डिफरेंस है। डिफरेंस को मैंने बॉक्स में लिखा ना, बाकी सब सेम है। एक डी है, एक एल है, सेम कैसे हो सकता है? इतनी समझ में आ गई बात है। देखो, जैसे मैंने बोला कि बोला सर 1 2 and 3 डाइस्टेरियोमर, हाँ। का मतलब बेटा 2 and 3 भी डाइस्टेरियोमर ही है, बट 2 and 3 जो है वो एपीमर नहीं है, क्योंकि उसमें पता है सिर्फ एक कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, 3 का चेंज हो रहा है। तो 2 and 3 आर डाइस्टेरियोमर बट नॉट एपीमर, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मेरी बात सुनिए, कुछ बोलने वाला था मैं, हाँ। जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट के लिए आपको बोला कि OH अगर राइट में है, कभी कभी किसी कंपाउंड में OH नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट में NH2 रहता है। तो NH2 अगर राइट में आ जाए ना तो उसको डी बोल देना, अगर लेफ्ट में आ जाए तो उसको एल बोल देना, सिंपल। कोई कंफ्यूजन नहीं है, OH हो या NH2 हो चलेगा। प्रॉब्लम तब आती है जब OH और NH2 दोनों प्रेजेंट हो जाए स्ट्रक्चर में, तो क्या करेंगे? प्रायोरिटी देंगे NH2 को, सिंपल। जिस कार्बन पे NH2 लगा हुआ है उसी को देखेंगे, NH2 राइट में है तो डी, NH2 लेफ्ट में है तो एल, बात खत्म कर देंगे। अगर आपसे डी और एल पूछा है और क्वेश्चन में सिर्फ OH है तो OH को देखेंगे, और वो भी लास्ट कैरल कार्बन को। अगर उसमें NH2 है तो NH2 को देखेंगे, ठीक है। बट अगर OH और NH2 दोनों आ गए तो किसको देखेंगे? NH2 को देखेंगे, और NH2 के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन देंगे। यार ये नहीं समझ में आई होगी बात, ये भी बाउंसर गए होंगे, हो गया होगा शायद। चलिए, एक और टर्म आता है बेटा, थ्रियो एंड इरिथ्रो। थ्रियो एंड इरिथ्रो कब यूज करते हैं? ध्यान से सुनना। ये एक ऐसे कंपाउंड के लिए यूज करते हैं, एक ऐसे मॉलिक्यूल के लिए यूज करते हैं जिसमें 2 डिफरेंट कायरल सेंटर हो, बस 2 डिफरेंट कायरल सेंटर होने चाहिए, उसी के लिए यूज करते हैं। और आपको पता है कि 2 डिफरेंट कायरल सेंटर है तो उसमें टोटल स्टीरियोआइसोमर 4 होते हैं, और 2 2 के पेयर होते हैं, एनेंटियोमर होते हैं। सभी के सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कुछ नहीं होता उसमें, सभी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इसका मतलब बोल सकते हैं कि जो थ्रियो इरिथ्रियो टर्म है, इट इज यूज्ड ओनली फॉर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, या फिर ओनली फॉर इनेंशियोमर। अब इसमें देखो कैसे याद रखेंगे, थ्रियो में टी से स्टार्ट हो रहा है ना, थ्रियो टी से स्टार्ट हो रहा है, तो टी मतलब ट्रांस, ऐसा सोचेंगे। कोई मीनिंग नहीं है इसका, याद करने के लिए बोल रहा हूँ, टी मतलब ट्रांस, टी मतलब थ्रियो, टी मतलब ट्रांस, मतलब अपोजिट। तो इरिथ्रो मतलब सेम साइड। किसकी बात कर रहे हैं?
हाइड्रोजन को देख लो, अगर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड आ गए तो इरिथ्रो, अपोजिट आ गए तो थ्रियो। जैसे मान लो ये क्वेश्चन बनाया मैंने, CHO CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H और H, ये होगा इरिथ्रो। और अगर मान लो एक को सेम रख के अपोजिट कर दिया, ट्रांस लग रहा है ना देखने में, तो इसको बोलेंगे थ्रियो। इरिथ्रो का जो मिरर इमेज मिलेगा उसको बोलेंगे इरिथ्रो इनेंशियोमर, और जो थ्रियो का मिरर इमेज मिलेगा उसको बोलेंगे थ्रियो इनेंशियोमर। समझ में आ रही बातें? अगर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है तो उसको बोलेंगे इरिथ्रो, अपोजिट है तो बोल देंगे थ्रियो। थ्रियो का मिरर इमेज थ्रियो इनेंशियोमर, और इरिथ्रो का मिरर इमेज इरिथ्रो इनेंशियोमर। 4 हो गए टोटल, ऐसे ही तो बनते हैं। हाँ, ओनली विद रिस्पेक्ट टू H बेटा, हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा इसमें, ठीक है। एक काम करो फिर, क्वेश्चन सॉल्व करो। रुको रुको, हाँ बेटा, विद रिस्पेक्ट टू H ओनली कितनी बार बोलना पड़ेगा, बोला तो। इसका बताना। ये बताओ, अभी स्टैंडर्ड फिशर बनाना ही पड़ेगा फिर ही बता पाएंगे, तो स्टैंडर्ड फिशर बनाओ और बताओ ये थ्रियो है या इरिथ्रो है। सही बात है, थ्रियो बनेगा, ये बना के देख लेना आप लोग। इसको थ्रियो, ये थ्रियो बनेगा, आप लोग चेक कर लेंगे, स्टैंडर्ड फिशर बना के चेक कर लेंगे। अब मेरी बात सुनो, ये लास्ट बता दो बस, ये लास्ट बता दिया तो समझ में आ जाएगा आपको। ये बताओ पहले, अब लास्ट पेज पे जाऊंगा, पहले ये तो बता दो। थ्री और इरिथ्रो यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों कायरल कार्बन सेम है बेटा। थ्री और इरिथ्रो तब यूज करते हैं जब दो कायरल कार्बन दोनों डिफरेंट हो, यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। ये मीजो कंपाउंड है और मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। मैंने बोला ना थ्रियो इरिथ्रियो, थ्रियो और इरिथ्रो सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव के लिए यूज होता है, ये तो है ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये तो मीजो कंपाउंड है। थ्रियो और इरिथ्रो दो डिफरेंट कायरल कार्बन के लिए यूज करते हैं, यहाँ तो दोनों कायरल कार्बन सेम बेटा। आई थिंक ये भी समझ में आ गया, मीजो है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यहाँ पे थ्रियो इरिथ्रो यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जिसको ये स्लाइड चाहिए था ये देख सकता है आराम से। अब मेरी बात सुनो, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ बेटा। OH और NH2 एग्जांपल देंगे, वेट कर, वेट कर, थोड़ा वेट कर, ठीक है, सोचने दे, है ना। कोई भी रेंडमली कंपाउंड बना के नहीं दे सकता ना मैं, पॉसिबल होना भी तो चाहिए। यहाँ तक समझ आया सबको? कैपिटल डी कैपिटल एल स्मॉल डी स्मॉल एल से डिफरेंट है बेटा, ये चीज आपको समझ में आ गई है ना। कैपिटल आर कैपिटल एस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। स्मॉल डी और स्मॉल एल एक्सपेरिमेंटली पता चलता है, ये आपको मैं बता ही चुका हूँ, राइट, ठीक है ना। चलिए देखिए फिर, बताइए कुछ और बताइए। ये बताओ, ये आ गया OH और NH2 वाला दोनों मिक्स, बताइए। ये भी बताइए।
देखो ये वाला तो पक्का डी है बेटा, थ्री और इथरो की बात नहीं कर रहा मैं, डी और एल की बात कर रहा हूँ अभी। डी और एल बताइए, ठीक है, डी और एल बताइए। ये NH2 वाला तो डी है। इधर OH और NH2 दोनों आ गए, प्रायोरिटी किसको देंगे? NH2 को। NH2 राइट में है तो डी, खत्म। प्रायोरिटी NH2 को देंगे, यही तो बोला था यार, इसमें एग्जांपल की क्या जरूरत थी हमें। अब देखो कंफ्यूजन जो तुम लोगों को अल्टीमेट कंफ्यूजन होगा ना, देखना तुम। ये OH हो गया, ये H हो गया, ये OH हो गया। बेटा जब OH और NH2 दोनों आएंगे ना तो बॉटम को नहीं देखेंगे, जिस पे NH2, जब मैं बोल दिया हूँ कि प्रायोरिटी NH2 को देना है तो जहां पे लगा होगा उसी को देखेंगे। समझ में आ रही बात? हाँ, इसमें बताओ, ये थ्री और इथ्रो बताना है, थ्री और इथ्रो बताना है इसमें। सोच के बोलना, सोच के। गुप्ता ने बोला इरिथ्रो, चलो देखते हैं। देखो थ्रियो इरिथ्रो का एक छोटा सा लाइन है, जो हम समझ जाएं तो बहुत आगे निकल जाएंगे हम लाइफ में। उसने बोला कि यार दो कायरल कार्बन होने चाहिए, दोनों डिफरेंट होने चाहिए, बस सिर्फ इतना बोला उसने, और कुछ बोला क्या? नहीं। पहली बात तो कायरल कार्बन तो दो है सर, यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, दो ही कायरल कार्बन है, ये बात तो सही सही चल रही है। बट सर इसमें तो प्लेनो सिमेट्री है, ये लाइन खींच दो, ये तो प्लेनो सिमेट्री है सर, ये तो मीजो कंपाउंड है, ये तो मीजो कंपाउंड है। इरिथ्रो थ्रियो क्यों यूज करेंगे? ठीक है, चलिए अब देखो आगे चलते हैं, बहुत हो गया ये सब छोटी मोटी बातें। नेक्स्ट जो है सुनना ध्यान से, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन मतलब सुनना ध्यान से, जो मैं बोलूंगा सुनेंगे चुपचाप, क्योंकि मैकेनिज्म का पार्ट है। अभी आपको उतना ज्यादा ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, जो सर बोल रहे हैं चुपचाप सुनते रहना उसको। ये कार्बन है, ये आर है, ये हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे ड्यूटीरियम है, और ये यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया। ब्रोमीन क्या, आयोडीन भी लगा सकता था, क्लोरीन भी लगा सकता था, कुछ भी। देखो जब ऐसे ये एल्काइल हैलाइड है, इसको बोलेंगे एल्काइल हैलाइड। जब भी हेलोजन होता है तो उसको एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। पोलर सॉल्वेंट जब भी आप लेते हैं ना, पोलर सॉल्वेंट, तो क्या होता है कि जो हेलोजन वाला बॉन्ड है ना वो टूट जाता है, तो ब्रोमीन नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। अब कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज रह गया तो कार्बन तो बन गया कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइंस आर प्लेनर, पॉजिटिव चार्ज प्योर प्योर मेटल में होगा, ये प्लेनर हो गया, कार्बोकेटाइन बन गया, Br- निकलते ही sp2 हाइब्रिडाइज। अब मान लो कि इसके सामने न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, कोई न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बोकेटाइन तो इलेक्ट्रोफाइल है, उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, और न्यूक्लियोफाइल जो है इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है। दो पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आता है, तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आया, ये आर इधर हो जाएगा, ये डी ऐसे बन जाएगा, और ये एच ऐसे बन जाएगा, अगर ऊपर से आया तो। अगर न्यूक्लियोफाइल नीचे से आया, तो ये न्यूक्लियोफाइल लिखा है यहाँ पे, ये आर ऐसे हो जाएगा, ये डी हो गया, और ये हाइड्रोजन हो गया। जो सेकेंड वाला स्ट्रक्चर बना है उसको उसी के प्लेन में 180 डिग्री से रोटेट करो, और देखो कैसा दिखेगा। मैं रोटेट कर रहा हूँ न्यूक्लियोफाइल को ऊपर लाने के लिए, तो मैंने देखा कि ये आर इधर चला गया है, ठीक है, ये एच इधर आ गया है, और ये डी इधर आ गया है। क्या ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के मिरर इमेज है? हाँ, कायरल कार्बन भी है यार, ये कायरल कार्बन है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो दोनों क्या होंगे बेटा? इनएंशियोमर है कि नहीं है? एक बार मुझे बताओ, ऊपर से अटैक करने का चांस भी 50%, नीचे से अटैक करने का चांस भी 50%, तो ये लेफ्ट वाला भी बनेगा 50% और ये राइट वाला भी बनेगा 50%। अगर ये डी होगा, मान लो, देखो डी मैं बोल तो नहीं सकता कौन सा डी होगा कौन सा एल होगा, मैं स्मॉल डी और स्मॉल एल की बात कर रहा हूँ, देख के तो बता नहीं सकते, बट अगर एक डी है तो दूसरा एल होगा, तो दोनों 50-50% में, मतलब रेसिमिक मिक्सचर मिल गया है। क्या मिल गया?
रेसिमिक मिक्सचर मिल गया है, और रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो यहाँ पे आपको रेसिमिक मिक्सचर मिला। अब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि जो क्वेश्चन था उसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन एस था, मान लो एस था। तो जो प्रोडक्ट बने 1 और 2, दोनों में से कोई एक एस होगा, मान लो ये एस है, दूसरा आर होगा, कैसी बात है। तो एस का एस रहेगा तो उसको बोलेंगे रिटेंशन, रिटेंशन बोलेंगे कि वैसा का वैसा ही हो गया। और एस से आर हो गया तो उसको बोलेंगे इन्वर्जन। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि रेसोमाइजेशन इज नथिंग बट 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन। कि जो मॉलिक्यूल था, देखो एक ही मॉलिक्यूल था, उससे आपने रेसिमिक मिक्सचर बना दिया। एक ही मॉलिक्यूल था एस वाला, उससे आपने आर और एस मिलके मिक्सचर बना दिया, रेसिमिक मिक्सचर बना दिया। समझ रहे हैं बात मैं क्या बोल रहा हूँ? रेसिमाइजेशन है बेटा। जो जो रिएक्टेंट था वो एस वाला था सिर्फ, और उससे प्रोडक्ट आपको फाइनली एस और आर दो मिल गए। तो अगर एस से एस ही रह गया, कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गया, रिटेन कर रहा है अपने कॉन्फ़िगरेशन को, उसको रिटेंशन बोलेंगे। एस से आर कर दिया मतलब चेंज कर दिया, उसको बोलेंगे इन्वर्जन बोलेंगे। ठीक है। देखो बेटा, पहले हुआ क्या, वही मैंने बोला आपको, इसमें ज्यादा कुछ समझने का है नहीं, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ बस वो सुनना है। ज्यादा मैकेनिज्म को अभी वैसे भी नहीं समझ में आएगा। मैंने बोला कि एक एल्काइल हैलाइड है, जब उसको पोलर सॉल्वेंट में लेके जाते हैं तो वो कार्बोकेटाइन बनाता है। मैंने बोला आप सुन के मान लेंगे उसको। आपको पता है कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है, तो कोई भी प्लेनर ऑब्जेक्ट पे न्यूक्लियोफाइल दो तरीके से अटैक कर सकता है, एक तो ऊपर से, एक नीचे से, अबोव द प्लेन, बिलो द प्लेन। अगर ऊपर से अटैक करेगा तो ये वाला बनेगा, बिलो द प्लेन करेगा तो ये वाला बनेगा। दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट बन रहे हैं यार। जो अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन अटैक करने पे जो स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज मिल रहे हैं सर। मतलब दोनों एनेंटियोमर मिल रहे हैं। तो एक ही रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट मिल गए, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, एनेंटियोमर है। एक रिटेंशन वाला होगा, एक इन्वर्जन वाला होगा। सिंपल। राइट। आई थिंक ये क्लियर हुआ। अब ध्यान से सुनना। जो मैंने क्वेश्चन लिखा था वापस से मैं वही लिख रहा हूँ। कार्बोकेटाइन बन गया था ना यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया था। ये डी था और ये एच था। फिर आपने बोला कि पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा। मुझे वो बताओ, जब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा था, इधर 50% इधर 50%, तो इस वाले कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रहा था? एक बार आर बन रहा था, एक बार एस बन रहा था। राइट, तभी तो बोला आपने कि सर एनेंटियोमर बन रहा है। मुझे एक बात बताइए, अगर ये जो आर एल्काइल ग्रुप है, इसके अंदर इफ एटलीस्ट वन कायरल सेंटर इज प्रेजेंट इन आर, अगर आर के अंदर ऑलरेडी कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो जो दो प्रोडक्ट मिलेंगे ए और बी, ऊपर से अटैक करने पे और नीचे से अटैक करने पे, उनमें क्या रिलेशन होगा? देखो यार, तुम लोग एक बार सुनते नहीं हो ढंग से। जो कार्बोकेटाइन बना है उसके अंदर आर आर वाला ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है वो, उसके अंदर ऑलरेडी कोई कायरल कार्बन है, एक या एक से ज्यादा है जरूर। जो कार्बोकेटाइन बनता है ना, जिस कार्बन में पॉजिटिव, उस पे कॉन्फ़िगरेशन आता है एस या आर, दोनों आते हैं। बाकी सब पे तो सेम ही रहेगा ना। जिस पे अटैक हो रहा है उसी पे तो कॉन्फ़िगरेशन दो आते हैं, एस भी आता है आर भी आता है, बाकी सब पे सेम रहेगा। तो मान लो इस कायरल कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन एस था, मान लो एस था, तो वो तो ऐसे ही रहेगा। कार्बोकेटाइन वाले पे आर आ गया मान लो, ये तो ऐसे ही रहेगा। कार्बोकेटाइन वाले पे मान लो एस आ जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटी, दो प्रोडक्ट बन गए, दोनों में क्या रिलेशन है? डायस्टीरियोमर। कुछ नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को अभी। छोटी सी बात नहीं समझ आ रही है। प्लेनर ऑब्जेक्ट पे दो तरीके से अटैक हो सकता है, एस और आर दोनों बनेंगे। बट ध्यान रखेंगे कि प्लेनर ऑब्जेक्ट के अंदर ऑलरेडी कोई कायरल कार्बन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑलरेडी कायरल कार्बन है उसमें तो फिर डाइस्टीरियोमर बन जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनेगा, डाइस्टीरियोमर बन जाएगा। सारी बात समझ में?
एक और छोटा सा पॉइंट समझो, सिर्फ पॉइंट है, कोई थ्योरी नहीं है। अगर मैंने ऐसे मिथाइल बनाया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सर आपने लाइन में बनाया, मतलब मिथाइल भी है और हाइड्रोजन भी है, तो सर या तो ये मिथाइल ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है। दोनों मिथाइल ऊपर हो सकते हैं, सॉरी मिथाइल ऊपर नीचे हो सकता है, मिथाइल ऊपर नीचे हो सकता है अगर ऐसा बनाया तो। बट अगर मान लो मैंने ऐसा बनाया, इसको तो ऊपर बनाया और इसको सिर्फ ऐसे बनाया, मतलब आपने इस वाले मिथाइल को बोल दिया कि ये ऊपर ही रहेगा, बना के बता दिया ना क्वेश्चन में कि ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जा सकता। मतलब इसका आपने कॉन्फ़िगरेशन फिक्स कर दिया, ये ऑप्टिकली प्योर सेंटर हो गया। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वही रहेगा, सिर्फ इसी का चेंज हो सकता है, ये आर बन जाए या एस बन जाए, बस ऊपर वाला सेम ही रहेगा। गुप्ता यू आर नॉट इवन ट्राइंग, बेटा तू समझने की कोशिश नहीं कर रहा, समझ कहां से आएगा? जो पढ़ा रहा हूँ कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखाया, ये तो एनसीईआरटी वाले टीचर भी बोर्ड में पढ़ा देंगे, DLRS। आईआईटी लेवल पढ़ ही नहीं रहे हम तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, सीरियसली बताओ तो। अब उसमें मैं क्या बोलूं, मैं सिंपल सिंपल पॉइंट्स में बता रहा हूँ तेरे को कि डी और एल कैसे देखते हैं, राइट, रेसमाइजेशन क्या होता है, सुनना है बस, सब समझ में आएगा। कंसंट्रेशन नहीं है तो कैसे समझ में आएगा? अब मैं एक को ज्यादा से ज्यादा 2-3 बार रिपीट कर सकता हूँ ना, उससे ज्यादा क्यों करूंगा मैं? रेसमाइजेशन तभी होगा जब आर के अंदर कोई कायरल कार्बन नहीं है, सही बात है। जो बोल रहा हूँ वो चीज नहीं पूछ के रेसमाइजेशन के पीछे पड़ो, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, सब कचरा कर दोगे तुम लोग बीच में मुंह खोल के। जो बोला वो समझ में आया, अभी हटा दिया मैंने वो, बस एक ही बार बताता हूँ वो मैं, आया तो ठीक है, नहीं आया तो और भी बढ़िया है। टोटोमेरिज्म प्रोसेस के बारे में सुनो, देखो अभी पढ़ तो लिया तुमने टोटोमेरिज्म, बट सोचा नहीं, क्योंकि तब तक हमने आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा था। देखो यहाँ पे डी और एच लिख के ऐसा ये क्वेश्चन बना है टोटोमर के लिए, पहले बताओ क्या इसका टोटोमर बनेगा, हाँ या ना बोलो। बनेगा। यार ये कार्बन कायरल है बेटा, और ये ऑप्टिकली प्योर सेंटर है। ऑप्टिकली प्योर सेंटर मतलब उसने बना के दिया हुआ है कि या तो ये एस होगा या आर होगा, उसको चेंज मत कर देना। उसने बना के दिया है, कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो। क्वेश्चन में बोला है कि ये अगर आर है तो आर है, अगर ये ऐसे तो ऐसे है। अगर सिर्फ ऐसे लिखा हुआ रहता CH3 CHD CHO, तो फिर क्या बोलते आप कि सर ये वाला कार्बन कायरल है, ये आर भी हो सकता है, ये एस भी हो सकता है, अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो। बट क्वेश्चन में बना के दिया है, मतलब ऑप्टिकली प्योर सेंटर दिया गया है। अब मुझे बताइए, जब टोटोमर बनेगा तो क्या बनेगा, CH3 कार्बन डी, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन OH और H, ऐसा बनेगा, ठीक है। ये वाला कार्बन sp2 है बेटा, कीटो से इनॉल बन गया, इनोल से कीटो भी तो वापस बनता है। इनोल से कीटो बनता है तो क्या होता है, किसी को याद है? ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है और ये आता है सीधा इस कार्बन पे जो कि sp2 है। अरे, हाइड्रोजन sp2 वाले कार्बन पे आ रहा है सर, मतलब एक बार ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। क्योंकि sp2 वाले कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो हाइड्रोजन कभी नीचे होगा, लेफ्ट में तो CH3 है ही, और कभी हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा। दो कंपाउंड मिल गए ना, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज मिल गए ना, रेसिमिक मिक्सचर मिल गया ना यार, मिल गया रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर को ऐसे भी लिखा जाता है, प्लस माइनस, सिर्फ प्लस माइनस लिख दिया मतलब रेसिमिक मिक्सचर है। 50% ऊपर से अटैक करने का चांसेस था, 50% नीचे से अटैक करने का चांसेस था। तो देखो यार, जब कीटो से इनोल बनता है ना, तो इनोल से कीटो बनते टाइम रेसमाइजेशन हो गया, बट तो तब हुआ जब कायरल कार्बन था कीटो में, वो तब हुआ जब कायरल कार्बन था कीटो में। समझ में आ रही बात? अरे यार, टाइम लग रहा है तुम लोग को समझने में, अभी हमको थोड़ा और पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है। हम्म, चलो ये समझ आया सबको, ठीक है। इनोल से कीटो रेसिमिक तब बनेगा जब कीटो में कायरल कार्बन है बेटा। अब देखो यार फिर
तुम लोग थोड़ा सा अगर जो दिया है ऑलरेडी, माइंड भगवान ने दिया है, थोड़ा यूज कर लेंगे तो वही मजा आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा फिर तो। अब बताओ, ये कीटो ये कीटो है, इसका इनोल बनाओ। जब इसके इनोल से कीटो बनेगा तो रेसोमाइजेशन होगा कि नहीं होगा? मेरा ये क्वेश्चन आप लोगों से, बताइए। नहीं होगा, क्योंकि कायरल कार्बन ही नहीं है यार, ये नॉट ए कायरल कार्बन। तो जो बनेगा उसमें अटैक तो दोनों साइड से आप करवा दोगे, बट दोनों साइड अटैक करवाने से क्या फायदा? कायरल कार्बन नहीं है तो कॉन्फ़िगरेशन आर और एस बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वहाँ पे। आर और एस तो कायरल कार्बन के लिए यूज करते हैं ना, नॉट कायरल कार्बन, मतलब नो रेसमाइजेशन, सिंपल। एक और सिंपल सी बात मुझे बताओ, सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या इस क्वेश्चन में? एक रैंडम क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, रुको, रैंडम क्वेश्चन मेरे माइंड में है और उसका जवाब देना है तुम लोगों को। इस क्वेश्चन में सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? कोई रिलेशन नहीं है इसका अब तक जो मैंने पढ़ा है उससे, रैंडमली पूछ रहा हूँ। क्या इस क्वेश्चन में सेंटर ऑफ सिमेट्री है? सोचते रहो, इतना टफ पूछा भी नहीं है जितना टाइम लगा दो सोचने में। गुप्ता बोल रहा है और कार्तिक ने बोला है, हेमंत ने बोला, हेमंत ने चेंज कर दिया बाद में। नो बिकॉज हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स आर ऑल एग्जैक्टली, जिसको देखने में लग रहा है ना कि सर ये तो सेंटर है सर, इधर ओएच इधर ओएच, बहुत बढ़िया। बेटा दोनों ओएच ऊपर है, ये एक ऊपर है तो एक नीचे होना चाहिए था, तब जाके सेंटर ऑफ सिमेट्री होता। नो सीओएस, नो पीओएस, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव है वो। कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है उसमें। चलिए देखो, आपको पता है बेटा एनेंटियोमर जो है उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, सिर्फ प्लेन पोलराइज लाइट को एक प्लस थीटा तो एक माइनस थीटा रोटेट करता है। एनेंटियोमर को सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल है बट कर सकते हैं, तभी तो आइसोमर वो। सेपरेट नहीं कर पाते तो आइसोमर होते ही नहीं, तो सेपरेट कर सकते हैं। तो उनका एक टेक्निक होता है, मेथड्स ऑफ केमिकल मेथड बोलते हैं उसे, मेथड्स ऑफ डाई स्टीरियोमराइजेशन, मेथड्स ऑफ डाई स्टीरियोमराइजेशन। इसमें क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। आप एक रेसिमिक मिक्सचर लेंगे, क्योंकि रेसिमिक मिक्सचर में दो एनेंटियोमर होते हैं, उन्हीं को तो सेपरेट करना है। तो एक रेसिमिक मिक्सचर लिया, CHDNH2, ये कायरल कार्बन है, इसका रेसिमिक मिक्सचर लिया मैंने, इसको सेपरेट करना है। इसको सेपरेट करने के लिए इसका रिएक्शन कराते हैं किसी एक ऑप्टिकली प्योर ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड से, मतलब जैसे एक कंपाउंड जिसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स हो, या तो डी हो या तो आर हो या एस हो, फिक्स हो। जैसे ये मैंने देख ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड लिया है, इसका कॉन्फ़िगरेशन जो भी है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, ये ऑप्टिकली प्योर है। जो मैंने लिया है वो एसिड है, और जो रेसिड्यू मिक्सचर है उसमें NH2 है तो वो बेस है, एसिड बेस से रिएक्शन तो होगी, इसीलिए जानबूझ के लिया मैंने कि रिएक्शन हो जाए। अब जब दोनों में रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा बेटा। सॉल्ट बनेगा तो मान लो, अच्छा इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल के बताओ यार, ये क्या है? जल्दी बताओ, ऑप्टिकली प्योर वाले का कॉन्फ़िगरेशन बताओ मुझे, आ रहे हैं ऐसे? आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, ये आ रहा है बेटा। तो जब कंपाउंड बनेगा तो सॉल्ट पूरा एक ही कंपाउंड बनेगा ना, सॉल्ट, ये दोनों सॉल्ट बनाएंगे NH2 और ये। तो क्या होगा, राइट वाला आर हो सकता है, ये लेफ्ट रेसिमिक मिक्सचर वाला कार्बन आर हो सकता है, ऑप्टिकल एक्टिव वाला तो आर ही होगा, ये एस हो सकता है, ये आर होगा। दो कंपाउंड बनेंगे, दो सॉल्ट बनेंगे ना, ये तो क्लियर है, क्योंकि रेसिमिक मिक्सचर है ना, दोनों अपना अपना कंपाउंड बनाएंगे। और ये दोनों में क्या रिलेशन होगा? ये डाइस्टीरियोमर बन गया सर, बन गया कि नहीं बन गया? तो आपने इनेंटियोमर को डाइस्टीरियोमर में कन्वर्ट कर दिया, जैसे डाइस्टीरियोमर बना दोनों सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि डाइस्टीरियोमर का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, तो इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो आर आर वाला अलग चला गया, एस एस वाला अलग चला गया, एस आर वाला अलग चला गया। अब करना क्या है? हमें तो इसको सेपरेट करना था ना, तो हमें इस आर को, लेफ्ट वाले आर को अलग निकालना है, लेफ्ट वाले एस को अलग निकालना है। तो ये सॉल्ट बन गया। अब सॉल्ट में क्या करें? सॉल्ट से एसिड और बेस को अलग अलग करना है, क्या करें? कोई बता सकते हैं?
सॉल्ट से एसिड और बेस को अलग करना है, क्या करें? वाटर डाल दे, अरे वाटर डाल दे, वाटर पानी डाल दे, और क्या, वाटर डाल दो, अलग हो जाएगा, आर अलग, ये आर अलग, ये एस अलग, ये आर अलग। देखो दोनों एंटियोमर सेपरेट हो गए, ये दोनों को सेपरेट करना था, हो गए। तो आपने क्या किया, डाइस्टीरियोमराइजेशन में क्या करते हैं, एक जो जिस रेसिड्यू मिक्सचर को सेपरेट करना है उसकी रिएक्शन एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के साथ कराते हैं, उसे डाइस्टीरियोमर बनता है, दोनों डाइस्टीरियोमर को सेपरेट करते हैं और फिर दोनों से वो वाला कंपाउंड अलग कर लेते हैं जो हमें सेपरेट करना था। ठीक है, बात समझ में आती है? ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, अभी कुछ और है, बहुत कुछ है जानने का। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो पूछा मुझे किसी ने कल, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, बेटा इसमें हाउ मेनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, हाउ मेनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स गुप्ता पता नहीं, जब तक खत्म नहीं होता तब तक क्लास कंटिन्यू रहेगी बेटा, ठीक है, जिसको जाना है वो जा सकता है। हाउ मेनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल फॉर गिवन मॉलिक्यूल। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा ना आपको एल्केन दिया जाएगा, जैसे क्वेश्चन में क्वेश्चन से बता रहा हूँ मैं, एक एल्केन है और उसके लिए बोल रहा हूँ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, मतलब मोनो मतलब एक, क्लोरो मतलब क्लोरीन, तो एक क्लोरीन आपको लगाना है एल्केन में। तो एल्केन में क्लोरीन आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं सर, यहाँ पे क्लोरीन लगा सकते हैं, एक लगाना है, एक यहाँ पे लगा सकते हैं, एक यहाँ पे लगा सकते हैं और एक यहाँ पे लगा सकते हैं, चार ही पोजीशन है। ये दोनों पोजीशन तो सेम है ना बेटा, ये दोनों तो आइडेंटिकल पोजीशन है ना, ये तो क्लियर है आपको, ये तो पता होना चाहिए। तो चार ही पोजीशन है, चार जगह क्लोरीन लगा सकते हैं, मतलब ठीक है सर। पहले यहाँ पे क्लोरीन लगाया, फिर यहाँ पे क्लोरीन लगाया, फिर बीच में क्लोरीन लगाया और फिर लास्ट में क्लोरीन लगा दिया। पहले वाले में जब क्लोरीन लगाया तो कंपाउंड ये एक ही कंपाउंड है क्योंकि कोई कायरल कार्बन नहीं है। दूसरे वाले में लगाया तो बेटा ये कायरल कार्बन आ गया, और कायरल कार्बन जो होता है, जस्ट जो कायरल कार्बन होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये और इसका मिरर इमेज, ये एक्चुअली में दो कंपाउंड है, देखने में लग रहा है बल्कि दो कंपाउंड है। तीसरा अकेला ही होगा क्योंकि कायरल कार्बन नहीं है। चौथे में ये कायरल कार्बन हो गया, तो ये भी दो कंपाउंड है। तो टोटल कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव मिले, 6 मिले। चार तो ऑप्टिकली एक्टिव, चार तो ऑप्टिकली एक्टिव, दो ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जब इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाएंगे तो कितने कंपाउंड मिलेंगे, कितने फ्रैक्शन मिलेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कितने फ्रैक्शन आएंगे? अरे यार, चार फ्रैक्शन आएंगे, बहुत बढ़िया। बहुत सिंपल होता है यार, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव समझ आया, बहुत आसान सा सवाल था ये। अभी इससे टफ क्वेश्चन देता हूं मैं, इतना जल्दी लिखो, स्क्रीनशॉट लो इसका। एक मिनट रुको, एक पेज बाकी है। हाँ ये, जैसे ये क्वेश्चन था, इसका मोनोक्लोरो डेरिवेटिव पूछ ले मान लो, तो कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं? पहले लिख लो, यहाँ पे क्लोरीन लगा सकते हैं सर, यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, ऊपर लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं। 6 पोजीशन हो गई। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, इसके अलावा और कोई पोजीशन है क्या? क्लोरीन लगाया, यहाँ पे क्लोरीन लगाया, ये क्लोरीन लगा दिया, ये क्लोरीन हो गया, ठीक है, क्लोरीन, और ये लास्ट में पहुंच गया मैं, ये क्लोरीन हो गया। तो बेलो बताओ क्या है आपको, स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट करने, टोटल टोटल स्टीरियो आइसोमर की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, टोटल स्टीरियो आइसोमर की बात कर रहा हूँ, कितने बनेंगे। पहले वाले में ये एक ही है क्योंकि कायरल कार्बन नहीं है। दूसरे में ये है स्टीरियोजेनिक एरिया है, एक स्टीरियोजेनिक एरिया है तो 2 बनेंगे फॉर्मूले से। यहाँ पे ये 1 ही रहेगा, स्टीरियोजेनिक एरिया नहीं है क्योंकि ये कायरल कार्बन नहीं है। यहाँ पे 1 और 2 दो स्टीरियोजेनिक एरिया बेटा, दो स्टीरियोजेनिक एरिया, कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं है तो 2 की पावर 2 4 आएगा। यहाँ पे भी दो स्टीरियोजेनिक एरिया बेटा, दो स्टीरियोजेनिक एरिया है तो कोई सिमेट्री नहीं है तो 2 की पावर 2 4 आएगा। लास्ट वाले में कितने स्टीरियोजेनिक एरिया ये बताइए?
लास्ट वाले में कितने स्टीरियोजेनिक एरिया है बेटा? एक है ये वाला, ये पूरा स्टीरियोजेनिक एरिया जिसके अबाउट जीआई होगा, तो 2 की पावर 1 2 बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे सिसो ट्रांस 2 बनेंगे इसके। तो टोटल स्टीरियोइसोमर कितने हो गए, काउंट करो। 1 2 3 4 14। तो पूछे ऑप्टिकली एक्टिव कितने, जल्दी बताइए। 10 ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव 10 होंगे बेटा, ये 2, ये 4 और ये 4। बेटा जीआई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ना, क्यों? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना यार उसमें। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने होंगे, 4 होंगे। क्वेश्चन सबसे अच्छा ये बनता है कि जब इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाएंगे तो कितने फ्रैक्शन मिलेंगे, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। एग्जैक्टली 9, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 9 मिलेंगे, सही है। चलिए समझ गए आप। ये अच्छा क्वेश्चन था मोनोक्लोरो डेरिवेटिव का। एक डाइक्लोरो डेरिवेटिव का भी कर लेते हैं, फिर निकलते हैं आगे, और क्या करें। ठीक है, ठीक है, लिखा, स्क्रीनशॉट लिया। हाँ या ना बोलिए जल्दी। एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, फिर उसको खत्म करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जो बचा हुआ है थोड़ा सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट बचा हुआ है ना, जिसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है, जब आप इसको ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड से, ऑप्टिकल एक्टिव सॉल्यूशन से पास करते हैं, तो वो क्या है, थोड़ा रोटेट होता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जिस एंगल से रोटेट होता है उसको थीटा ऑब्जर्व बोलते हैं, या उसको अल्फा ऑब्जर्व बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी बोलो चलेगा। थीटा ऑब्जर्व या फिर अल्फा ऑब्जर्व, मतलब ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। हमने देखा कि ये जो ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन है, ये जो अल्फा ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन है, ये डिपेंड करता है बेटा, ये डिपेंड किस किस पे करता है, ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये लेंथ ऑफ पोलरिमीटर जो ट्यूब है उस पर डिपेंड करता है, इन सब पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो मेन पैरामीटर है जिसपे डिपेंड करता है, जिसके साथ ये चेंज होता है, बाकी तो हम कांस्टेंट मान लेते हैं कि उनके साथ फर्क नहीं पड़ेगा। हम बोलते हैं कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रखेंगे जब पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, तो टेम्परेचर तो फॉर्मूले में आएगा नहीं। वेवलेंथ भी, एक पर्टिकुलर लाइट सोर्स लिया है तो उससे एक वेवलेंथ वाला रेडिएशन निकलेगा, वो भी फिक्स है। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हम चेंज कर सकते हैं प्रोसेस के बीच में। ठीक, अल्फा ऑब्जर्व जो होता है बेटा, वो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो अल्फा ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन होता है वो लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उससे मिला कि अल्फा ऑब्जर्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू एल। तो वहां से मिला कि अल्फा ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन इज इक्वल्स टू अल्फा नॉट, यहाँ पे कांस्टेंट लाना पड़ेगा, सी इंटू एल हो गया, ये एक फॉर्मूला बन गया, जहां पे सी अल्फा नॉट जो है वो है स्पेसिफिक स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, जो कि फिक्स होता है कंपाउंड के लिए, फिक्स फॉर एवरी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, एवरी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस फिक्स होगा। एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के लिए अल्फा नॉट फिक्स होता है कि ये होगा। सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, एल क्या है, लेंथ है। बेटा सी बता रहा हूँ मैं, कॉन्सेंट्रेशन है पूरा, मैं बता दूं पहले, मैं फिनिश कर दूं उसके बाद पूछा करो। एल लेंथ है। इस फॉर्मूले में सी जो है आप ग्राम पर एमएल में रखेंगे, पहले ही बोल रहा हूँ, और लेंथ को डेसीमीटर में रखेंगे, तब ये फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, यूनिट्स भी मैंने बता दी, सब कुछ मैंने बता दिया इस फॉर्मूले से। आपसे इस यहाँ पे ये है ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। तो आपसे पूछ ले कि कितना एंगल रोटेट किया है प्लेन पोलराइज लाइट का, तो आप बोलेंगे अल्फा नॉट इंटू सी इंटू एल सर, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, सबको ठीक है, छोटा सा पॉइंट था, क्लियर है? ठीक है, गुड। अब आगे देखो, फिर से मैं कुछ बोल रहा हूँ, मान लो कि ये एक आपके पास एक सब्सटेंस है जिसमें 10 ग्राम तो पॉजिटिव है और 4 ग्राम नेगेटिव है। सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस है जो 10 ग्राम तो डी है और 4 ग्राम एल है उसमें, और वहां से उसमें आप प्लेन पोलराइज लाइट पास कर रहे हैं, सॉरी, प्लेन पोलराइज लाइट पास कर रहे हैं, तो वो रोटेट तो होगा, क्योंकि सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है, रोटेट तो होगा।
पॉजिटिव में रोटेट होगा, नेगेटिव में रोटेट होगा, उसके लिए थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि 10 ग्राम पॉजिटिव है और 4 ग्राम नेगेटिव है, तो 4 ग्राम नेगेटिव 4 ग्राम पॉजिटिव के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। 4 ग्राम नेगेटिव 4 ग्राम पॉजिटिव को कैंसिल कर, बचेगा क्या? बचेगा 6 ग्राम पॉजिटिव। तो वो जो 6 ग्राम है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट करेगा, मतलब रोटेशन जो है वो सर इधर होगा, थीटा। राइट, ये बात तो समझ में आ गई? क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से सुनो, ये जो अब ये चीज समझ में आ गया आपको। यहाँ पे एक टर्म की बात करते हैं हम, परसेंटेज ऑफ एक्सिस प्योर इनेंशियोमर, एक्सिस प्योर इनेंशियोमर लेफ्ट, उसको आप बोलते हैं इनेंशियोमेरिक एक्सिस। इनेंशियोमेरिक एक्सिस बोलते हैं। एक टर्म होता है इनेंशियोमेरिक एक्सिस, या फिर एक टर्म होता है ऑप्टिकल प्योरिटी। वो क्या है? ये होता है कि कितना डी था, कितना डी और एल का डिफरेंस था, मोड लिख दो क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए, डिवाइड बाय कितना डी प्लस एल था इंटू 100। प्रॉब्लम ये है कि सर डी और एल किस में रखें बेटा? अगर ग्राम में दिया हुआ है तो ग्राम में रखो, वेट दिया हुआ है तो मोलारिटी दिया हुआ है तो मोलारिटी रख दो, जो दिया गया वो रख दो, फर्क नहीं पड़ता है। जो दिया गया है वो रख दो, फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रही बात है? देखो यहाँ पे 10, जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं तो मैं वेट दिया हुआ है तो मैं बोलूंगा 10 - 4 डिवाइड बाय 10 + 4 इंटू 100, तो ये हो गया 6/14 इंटू 100, इसका इनेंशियोमेरिक एक्सिस होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? ये बात, अगर यहाँ पे मोलैरिटी दिया गया होता तो मोलैरिटी रख देता, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोलैरिटी दिया हुआ था, मोलैरिटी रख देता मैं। हाँ, अरे मोल्स दिया गया होता, मोल्स रख देता यार मैं। डायरेक्टली परसेंटेज दिया गया होता, परसेंटेज रख देता मैं। लिखा होता कि 40% डी है, 50% एल और 60% एल है, तो भी रख देता मैं, डायरेक्टली रख देता इसमें। बेटा यार देखो, अल्फा नोट जो है ना, ऑब्वियस सी बात है, दो अलग अलग कंपाउंड है तो दोनों का अलग हुआ है यार, कॉमन सेंस वाली बात है, तुम क्यों कचरा करते हो? कंपाउंड अलग है तो अल्फा नोट तो अलग हुआ है ना। मैंने क्या बोला? अल्फा नोट इज फिक्स फॉर एवरी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। अब दो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड अलग अलग है तो उनका अल्फा नोट तो अलग होगा ही ना यार। अगर सेम ही हो जाएगा तो फिर पढ़ क्यों रहे हम लोग? चलिए, अब ऊपर वाला ही जो मैंने सीन बनाया था उसको इमेजिन करो। 10 ग्राम और 4 ग्राम मैंने इमेजिन किया था। 10 ग्राम पॉजिटिव, 4 ग्राम नेगेटिव इज नथिंग बट 6 ग्राम पॉजिटिव, राइट? तो मैं बोल सकता हूँ ये मिक्सचर है और ये है पूरा प्योर। तो मान लो आपने आपने एक काम करो, आपने एक बार मिक्सचर लिया, तो मिक्सचर लिया तो उससे क्या मिलेगा? थीटा ऑब्जर्व मिलेगा मिक्सचर का। और आपने एक बार सिर्फ 6 ग्राम पॉजिटिव लिया तो उससे मिलेगा थीटा ऑब्जर्व किसका? प्योर का। क्या दोनों सेम होंगे? सेम ही होगा ना यार। सिंपल सी बात है, मिक्सचर से भी वही मिल, क्योंकि मिक्सचर में भी 4 ग्राम को कैंसिल कर रहा है, 6 ग्राम पॉजिटिव मिल रहा है, और अलग से आप 6 ग्राम पॉजिटिव लेके निकालते तो भी आंसर वही आता। दोनों सेम है। मतलब यहाँ पे अल्फा नॉट मिक्सचर का इंटू सी मिक्सचर का इंटू एल इज इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा नॉट प्योर का इंटू सी प्योर का इंटू एल, लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया, आपको मिल गया यहाँ से concentration of pure divided by concentration of mixture is equals to alpha naught of mixture divided by alpha naught of pure। और यही होता है बेटा d माइनस एल डिवाइड बाई डी प्लस एल के, मतलब यही होता है आपका इनेंशियोमेरिक एक्सिस। तो इनेंशियोमेरिक एक्सिस का एक फॉर्मूला ये था, दूसरा फॉर्मूला ये मिल गया आपको अल्फा नॉट के टर्म्स में, अल्फा नॉट ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय अल्फा नॉट ऑफ प्योर। ठीक है, बस ये दो फॉर्मूले हैं और अब कोई फॉर्मूला मैं आगे नहीं बताने वाला हूँ, हो गया ये। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मीटिंग एंड कर देंगे, आइसोमेरिज्म खत्म कर देंगे। ठीक है, आइसोमेरिज्म बस खत्म होने वाला ही है। एक मिनट में डाउट पे आता हूँ, एक मिनट रुक के। पहले लिखा क्या आपने सर? सो अल्फा अल्फा नॉट इज डिफरेंट फॉर एनेंशियोमेरिक पेयर। बेटा आपने जो बोला
ये एक अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि इनएंशियोमेरिक पेयर के लिए अगर एक के लिए अल्फा नॉट +10 है तो दूसरे के लिए -10 होगा। बोलेंगे तो डिफरेंट ही दोनों को, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई बोल दे कि एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल ऑप्टिकल एक्टिव है, 2 क्लोरोब्यूटेनॉल होगा, 2 ब्यूटेनॉल नहीं हो सकता। हाँ, 2 ब्यूटेनॉल ऑप्टिकल एक्टिव है, 2 ब्यूटेनॉल ऑप्टिकल एक्टिव है, तो उसका प्लस भी होगा, उसका माइनस भी होगा। तो अगर 2 ब्यूटेनॉल प्लस वाले का स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन +15 है तो नेगेटिव वाले का -15 होगा। ये कॉन्सेप्ट है। चलिए वो तो आप बता ही देंगे। मुझे तो इतना बताइए कि एक मिक्सचर था, उसके अंदर 60% तो पॉजिटिव था और 40% उसमें नेगेटिव था, तो उसका एनएंशियोमेरिक एक्सिस बताइए। बेटा 100 से मल्टीप्लाई करना भूल गया क्या? डिफरेंस डिवाइड बाय सम इनटू 100 कर 20% आएगा। चलो बता, एक मिक्सचर है जिसका एनएंशियोमेरिक एक्सिस दिया गया 25%, तो उसमें कितना परसेंटेज डी था, कितना परसेंटेज एल था, ये बताओ। मेहनत करो। देखो, सही बात। 37.5% और 62.5% होगा। कैसे आएगा, ध्यान से सुनो। जो इनेंशियोमेरिक एक्सेस होता है ना, जैसे मैंने बोला था कि 10 ग्राम पॉजिटिव और 4 ग्राम नेगेटिव मैंने लिया था, तो इसमें एक्सेस में क्या था, मतलब इसका रिजल्टेंट क्या था, 6 ग्राम। 4 ग्राम पॉजिटिव ने 4 ग्राम नेगेटिव को कैंसिल किया, 6 ग्राम था। फिर 6/14 किया आपने तो परसेंटेज निकला, बट यहाँ तो डायरेक्टली परसेंटेज दिया गया है यार। यहाँ तो डायरेक्टली परसेंटेज दिया गया है। इसका मतलब जैसे 10 और 4 का मिक्सर लिया था और आपने बोला 4 ने 4 के इफेक्ट को कैंसिल किया, 6 बच गया। यहाँ पे 25% एक्सेस है, मतलब ये 25%, और उससे पहले कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब प्लस है, तो 25% प्लस वाला तो फाइनली बच गया होगा। 75% जो था ना, उसने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल किया, तो 75%/2 ये था और 75%/2 ये था, तभी दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल किया। इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल किया, फाइनली 25 बचा, तभी तो नीचे मेरे एक्सेस इतना आया, तो डायरेक्टली मिल गया यार। 62.5% और 37.5%। परसेंटेज की टर्म में थोड़ा आसान होता है कैलकुलेट करना। बेटा वो बोला इनएंशियोमेरिक एक्सेस पॉजिटिव है, इसलिए डी पॉजिटिव लिख दिया मैंने, डी को बोला। एक इनएंशियोमेरिक एक्सेस नेगेटिव आता तो फिर नेगेटिव वाला बोलता कि एक्सेस में है। ठीक है, चलिए अब एक और एक लास्ट क्वेश्चन, ये इसका होमवर्क ही समझ लो, ऐसा कर लो, या भी सॉल्व कर लोगे तो बढ़िया है। 6 ग्राम ऑफ 2 नेगेटिव ब्यूटेनॉल, लास्ट है बेटा, लास्ट है बोल रहा हूँ ना, was dissolved to form 40 ml solution and was taken in 200 mm tube. Alpha observed -4.05। बेटा मिस्टेक वापस से रिपीट नहीं होनी चाहिए, बात ध्यान रखना।
फिर मेरे को जानता है अच्छे से ना, मुझे गुस्सा ज्यादा जल्दी आता है, मेरे को डिस्टर्बेंस पसंद नहीं बिल्कुल भी क्लास में। कैलकुलेट स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, पहले तो ये सॉल्व करेंगे। दूसरा, if into a solution 12 gram negative 2-butanol was further added, then find alpha observed और alpha नोट दोनों। थर्ड सुनो, if 6 gram of positive 2-butanol mixed with 2 gram negative butanol, then find alpha naught of mixture, ठीक है, and optical purity। देखो तीसरा वाला क्वेश्चन अलग है अपने आप में, तीसरा वाला क्वेश्चन पहले और दूसरे से अलग है। जैसे पहले वाला क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपको स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन मतलब वही -4.05 इज इक्वल्स टू सी नॉट अल्फा इंटू एल, सी इंटू एल। सी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मैंने बोला था ग्राम पर एमएल में रखना है, तो ग्राम पर एमएल में दिया गया है 6/40 ग्राम पर एमएल इंटू 8 डेसीमीटर में रखना है, तो ये 2 डेसीमीटर हो जाएगा, 200 mm। तो अल्फा नोट निकाल लो यार, यहाँ से क्या बच गया, अल्फा नोट है, सी नोट नहीं है। अल्फा नोट आएगा माइनस में आएगा 13.5। तो देखो जो अल्फा नोट आया है -13.5 किसका आया बेटा, नेगेटिव 2-ब्यूटेनॉल का, तो पॉजिटिव 2-ब्यूटेनॉल का कितना होगा, +13.5 हो जाएगा। पता चल गया ना, मैंने बोला था ना, ये चीज समझ आ। क्वेश्चन वो बोल रहा है कि अगर 12 ग्राम नेगेटिव 2-ब्यूटेनॉल और ऐड कर देते, तो पहले 6 था, 12 और ऐड कर देते थे तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाता, कॉन्सेंट्रेशन हो जाता 18/40। तब अल्फा ऑब्जर्व कितना रहता, अरे अल्फा ऑब्जर्व तब आता, अल्फा नोट तो पता चली गया -13, अबे कितना ही ग्राम लो यार, अल्फा नोट तो फिक्स है ना, -13.5 इंटू 18/40 इंटू एल हो गया 2। अल्फा नोट तो अभी भी सेम ही रहेगा बेटा, पहले वाले में अल्फा नोट आएगा -13.5, बाद में भी अल्फा नोट -13.5 ही रहेगा। अल्फा ऑब्जर्व यहाँ से मिल जाएगा, जो मैंने लिखा उससे। हाँ, तीसरा क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे, होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे, होमवर्क है, क्योंकि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताने वाला हूँ, सोच रहे हैं बता ही देते हैं, यहाँ तक पहुंच गए तो 2-3 मिनट बाकी है, वो होमवर्क आप लोगों का। और अब सुनो मेरी बात, सेकंड क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्योर एनेंटियोमर +10 है, तो अल्फा नॉट ऑफ मिक्सचर निकालना है आपको। पहला केस, जब 30% रेसिमाइजेशन हो और 70% रिटेंशन हो। अब इसका क्या मतलब है देखेंगे। सेकंड केस, जब 70% रेसिमाइजेशन हो और 30% इन्वर्जन हो। चलिए पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, तब समझ में आएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। पहले तो ये देखो कि प्योर एनेंटियोमर जो है वो प्लस में है, +10 डिग्री, +10 डिग्री। तो रिटेंशन मतलब ये 70% कौन सा होगा, प्लस वाला होगा। 70% कौन सा वाला होगा, प्लस वाला होगा, राइट। रिटेंशन मतलब वैसा का वैसे रख दिया, पॉजिटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव। और रेसमाइजेशन कितना है, 30% है, तो रेसमाइजेशन मतलब प्लस माइनस, ये 30% हो गया। तो यार एक चीज मुझे बताओ तुम लोग, पूछा क्या है तुमसे, अल्फा नॉट ऑफ मिक्सचर पूछा है ना, मुझे को बताओ यहाँ पे एनेंटियोमेरिक एक्सिस कितना आएगा। साफ पता है 70% आएगा यार, 70% आएगा क्या, हाँ साफ पता है 70% आएगा। तो जो एनेंटियोमेरिक एक्सिस है उसका फॉर्मूला ये भी तो होता है, अल्फा नॉट ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय अल्फा नॉट ऑफ प्योर।
इंटू 100, ये हो जाएगा 0.7 इज इक्वल टू अल्फा नॉट ऑफ मिक्सचर निकालना है। अल्फा नॉट ऑफ प्योर आपको पता है 10 है, तो यार ये सर अल्फा नॉट ऑफ मिक्सचर तो सर ये तो +7 डिग्री आ गया पहले वाले में। ठीक है, दूसरे वाले में वैसे ही सॉल्व करके बताओ जल्दी कितना आएगा। थर्टी परसेंट इन्वर्जन मतलब नेगेटिव वाला 30% है और रेसिमी मिक्सचर 70% है, तो एनेंटियोमेरिक एक्सेस 30% आया। वो 30% क्या होगा, अल्फा नॉट ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय अल्फा नॉट ऑफ प्योर। प्योर का कितना होगा, यहाँ पे क्या रखूं, अल्फा नॉट ऑफ प्योर की जगह -10 रखना पड़ेगा। अल्फा नॉट ऑफ प्योर की जगह -10 रखना पड़ेगा ना, क्योंकि इस पूरे मिक्सचर से जो रोटेशन आएगा वो नेगेटिव ही तो आएगा, नेगेटिव वाला ज्यादा इसलिए। तो यहाँ से अल्फा नॉट ऑफ मिक्सचर बेटा कितना मिला, 3 डिग्री, -3 डिग्री। ठीक है, आई थिंक ये यहाँ तक क्लियर है। और अभी अब कुछ बचा नहीं है, ये खत्म हो गया। बोरॉन कार्बन फैमिली जो है, मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता दूं कि बेटा एनेंटियोमेरिक एक्सिस जो है वो बेटा पॉजिटिव रहेगा बेटा, क्योंकि फॉर्मूला याद है ना उसका आपको, मोड ऑफ डी माइनस एल डिवाइड बाई डी प्लस एल, मैंने बोला था पॉजिटिव ही रहेगा। एनेंटियोमेरिक एक्सिस हमेशा परसेंटेज है, परसेंटेज पॉजिटिव आता है, -30% का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, -30% का कोई मीनिंग नहीं है, परसेंटेज पॉजिटिव ही आएगा। अब जो है बोरॉन कार्बन फैमिली बचा है, जो कि मॉड्यूल से पढ़ाया जाएगा। सिंपल मॉड्यूल जो है स्क्रीन शेयर करके मॉड्यूल से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हो सकता है शायद संडे को मैं क्लास ले लूँ एक्स्ट्रा, ठीक है, हो सकता है, ध्यान रखिएगा। So how we told when it is negative then only L is more, किसकी बात कर रहा है ना बेटा, ऑप्टिकल प्योरिटी और एनेंटियोमेरिक एक्सिस जो है दोनों परसेंटेज है ना। तो एनेंटियोमेरिक एक्सिस वो तो परसेंटेज है, तो वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ऑप्टिकल प्योरिटी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना। ऑप्टिकल प्योरिटी तो डिपेंड करेगा, जैसे ये ये जो पूरा मिक्सचर था इसमें आपने देखा कि ये 70% जो है ये तो रेसोमाइजेशन है, तो ये तो एक दूसरे के फिट को कैंसिल कर रहा है। 30% नेगेटिव बचा है, मतलब जो जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो -30 में रोटेट होगा। हाँ ऐसा बोल सकते हैं, राइट। और किस वजह से रोटेट हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव वाला ज्यादा है सर, इसीलिए। तो कोई पूछेगा एनेंटियोमेरिक एक्सिस, तो वो 30% ही होगा, 30% ही होगा। और जब 30% निकाल रहे हैं आप, अल्फा नॉट ऑफ मिक्सचर निकाल रहे हैं, तो आपको पता है ना कि यार मिक्सचर का नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि प्योर भी नेगेटिव वाला होगा तभी। तो एनेंटियोमेरिक एक्सिस जो है वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। आपको मिक्सचर का साइन जो है वो किसके बेसिस पे मिलेगा, प्योर के बेसिस पे। जो प्योर का साइन है वही मिक्सचर का साइन होगा। प्योर अगर नेगेटिव वाला है तो मिक्सचर भी नेगेटिव रोटेट करेगा ना यार। ठीक है।